तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र होता है कृषि के लिए। कल हमने पढ़ा था क्या, पड़ती, नवीन पड़ती, पुरातन पड़ती, पड़ती के बारे में हमने देख लिया था। अब हम जो अगला शुद्ध बोया गया क्षेत्र, जिसको निवल भी कहते हैं, शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र का मतलब यह होता है एक वर्ष में कम से कम एक बार फसल बोई जाए, उसी को शुद्ध बोया गया निवल क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास जमीनें हैं, इन जमीनों में हम केवल एक बार फसल को बो रहे हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहेंगे। मतलब खेती जो होगी, खेती हम जानते हैं ना मौसमी होती है, 3 बार खेती होती है, 4-4 महीने के अंतराल में 3 बार खेती होती है ना, रबी की फसल, उसके बाद खरीफ की फसल, जायद की फसलें, 3 प्रकार की खेती होती हैं। तो जिनमें केवल वर्ष भर में एक बार जिस पे फसल बोई जाए उसको हम कहेंगे शुद्ध बोया गया क्षेत्र या शुद्ध निवल क्षेत्र कहेंगे। उसके अलावा सकल क्षेत्र क्या हो जाएगा, सकल बोया गया क्षेत्र का मतलब सकल मतलब क्या होता है, सकल मतलब संपूर्ण बोया गया क्षेत्र एक होता है। जैसे अब इनके अलावा एक खेती बची है, इन खेतियों में एक से अधिक बार अगर हम खेती करेंगे और इस खेती दोनों खेतियों को मिला करके जो साल भर में फसलें बोई जाएंगी उनको हम क्या कहेंगे, सकल बोया गया क्षेत्र कहेंगे या सकल निवल क्षेत्र कहेंगे। और अगर कोई पूछेगा शुद्ध निवल क्षेत्र क्या होता है, तो बताएंगे एक वर्ष के अंदर एक बार केवल फसलों को जो बोया जाएगा वो इसके अंतर्गत आएगा, और एक साल में संपूर्ण भूमि पर कई बार एक से अधिक बार फसलों को बोया जाएगा, वो हमारा आ जाएगा सकल बोया गया क्षेत्र। समझ में आया ना, सकल बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया निवल क्षेत्र। शुद्ध बोया गया निवल क्षेत्र का मतलब एक वर्ष के अंदर भूमि पर एक बार केवल खेती करना ही क्या होगा, शुद्ध बोया या शुद्ध निवल क्षेत्र होगा। और सकल बोया गया क्षेत्र का मतलब क्या होगा, एक से अधिक बार, जब हम क्या करेंगे साल भर में एक से अधिक बार फसलों को बोएंगे उसी को कहते हैं सकल कृषि क्षेत्र या सकल बोया गया क्षेत्र, दोनों बोल सकते हो। सकल कृषि क्षेत्र भी बोल सकते हो या सकल बोया गया क्षेत्र। इसमें कोई डाउट है? अब बताओ शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या है? एक वर्षों के अंदर बो के, हाँ, जो एक वर्षों के अंदर एक ही बार ठीक है, वेरी गुड। अब बोने के बाद देखो खेतों में क्या होंगे, जब खेतों पे हम अंधाधुंध फसलों को बोते जा रहे हैं या अन्य चीजें हम देख ही रहे हैं, फसलों का क्या हो रहा है, फसल ज्यादा बोने की कोशिश में, ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ, मतलब ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए फसल को हम बो रहे हैं। उदाहरण के लिए देख रहे हैं, हम धान बो रहे हैं, धान में 3 बार कम से कम 4 बार खाद मार रहे हैं, यानी रासायनिक उर्वरकों का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। तो जब ज्यादा हम रासायनिक खादों का प्रयोग करेंगे तो हमारी भूमि क्या होगी, उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी। इसीलिए अगला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण का मतलब क्या है, निम्नीकरण का मतलब क्या होता है, भूमि नीचे जाना नहीं। भूमि निम्नीकरण का मतलब यह होता है जैसे इसकी क्वालिटी यानी गुणवत्ता में कमी आना, जो भूमि है उसकी गुणवत्ता में क्या हो, कमी आना। जैसे कोई चीज हम देखते हैं क्वालिटी मिलती है तो लोग कहते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी की चीजें हैं, उसी प्रकार जमीन के मामले में जब हम देखेंगे भूमि में, तो जो भूमि का निम्नीकरण का मतलब इससे है कि अत्याधिक खेती जो हम कर रहे हैं या पशुचारण कर रहे हैं या अधिक सिंचाई कर रहे हैं या वन उन्मूलन कर रहे हैं, इन सब के कारण जो भूमि में गिरावट दर्ज हो रही है उसी को हम भूमि निम्नीकरण कहते हैं। भूमि निम्नीकरण का मतलब क्या है, भूमि की जो मिट्टी है उनमें गिरावट होना। कारण क्या है, अत्याधिक खेती करना, उसके अलावा वनोन्मूलन करना। वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है, वनों को काट देना ज्यादा से ज्यादा। देखो भूमि का मतलब क्या होता है, एक चीज सुने होगे शब्द अपर्दन। अपर्दन क्या होता है, जैसे देखो भूमि होती है तो मिट्टी होती है, हवा आती है, हवा क्या करती है, धूल को उड़ा के ले जाके कहीं दूसरे जगह कर देती है।
उसी प्रकार जल आता है, जल भी अपने साथ उसको बहा करके दूसरे जगह लेके चला जाता है। या सिंपल उदाहरण हम देखते हैं अपरदन का मतलब, नदियां जब बढ़ती हैं तो हम देखते हैं कि मिट्टियों को काट करके अपने साथ लेकर चली जाती है, तो उस कटाव की स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। और जब अपरदन होगा तो वह निम्नीकरण में भी आएगा, और ज्यादा से ज्यादा यदि हम खेती का दुरुपयोग करेंगे तो उनमें भी निम्नीकरण आने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। निम्नीकरण क्या बताओगे, निम्नीकरण का मतलब यही बताओगे कि भूमि की गुणवत्ता में कमी आना। वही क्या होगा, भूमि का उपयोग हम किस लिए करते हैं, जब भूमि का हम उपयोग करेंगे तो निम्नीकरण आएगा ही। लेकिन हमारा बेसिक जो होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, मुख्यतः हम भूमि का उपयोग किस लिए करते हैं। भूमि का जो हम उपयोग करते हैं, हमारी 3 प्राथमिकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। कहीं ना कहीं इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ धन पहले इकट्ठा करते हैं। लेकिन मनुष्य की जो आवश्यकता होती है ये यही होती है, मुख्यतः आवश्यकता क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान। तीनों चीजें किस पे होंगी, भूमि पर ही होंगी। तो मुख्यतः हमारी ये चीजें हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, भूमि से अत्याधिक और भी आवश्यकताओं की अपनी पूर्ति करने के चक्कर में उस पे आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, जिनके कारण हमारी भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। मुख्यतः अगर हम यह करेंगे, इसके लिए केवल अगर रहेंगे तो हमारी भूमि क्या होगी, सुरक्षित रहेगी। रोटी, कपड़ा, मकान बहुत जरूरी आवश्यकता, यानी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं यही होती हैं। इस कहां से स्रोत इसका होता है, भूमि का, यानी भूमि से ये आर्थिक क्रियाएं होंगी। भूमि पर अनाज, जैसे मान लो एक किसान है तो किसान के लिए आय का स्रोत क्या है, कृषि। कृषि से जब वो करेगा तभी तो उसकी आवश्यकताएं पूरी होंगी। अब जैसे वह कृषि किया तो रोटी मिला, पैसा अगर मान लो गेहूं बेचा तो उस कपड़ा की भी पूर्ति उसका हो जाएगा। उसके अलावा मकान भी किस पे बनवाएगा, उसी जमीन पे बनवाएगा। तो मूलभूत आवश्यकताएं यही होती हैं, तो निम्नीकरण में यही आ जाएंगी। भी 95% होता है इसी से प्राप्त होता है, भूमि से ही, जो भी रोटी, कपड़ा, मकान है, तीनों चीजें। 13 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है भारत में, वह निम्नीकरण के कगार पर है। 13 करोड़ हेक्टेयर का मतलब जो भूमि है वो किसमें चला गया है, निम्नीकरण की श्रेणी में। निम्नीकरण श्रेणी का मतलब क्वालिटी में कमी। कितना कितना परसेंट है, 28% क्या है, वन भी। देखो भूमि पर जब वन भी अगर आ जाएगा तो वन भी किसमें श्रेणी में आ जाएगा, निम्नीकरण की श्रेणी में आ जाएगा। जैसे मान लो फसल बोई जा रही हो, फिर फसल ना बोई जाए, वहां वन उग जाए, पेड़ पौधे आ जाएं, तो वह भी निम्नीकरण में आ। यह भी कितना परसेंट, 56%। और इनके अलावा जो भी कुछ बचता है वह भूमि लवणीय भूमि हो गई है, लवणीय और क्षारीय भूमि। यानी जो भूमि हमारी है वह 28% वनों में और 56% जल, और बाकी जो बचते हैं, कितना बचेगा, कैलकुलेशन करो, 96% जल अपर्दित है, यानी 8 6 14, 5 2 7, 7 1 8, 84 होगा ना। 16% जो है वह कौन सी भूमि है, लवणीय या क्षारीय। लवणीय या क्षारीय भूमि क्या होते हैं, जो नमक के लिए केवल इस्तेमाल किए जाते हैं, अब उस पर खेती नहीं होती है, तो वह किसकी श्रेणी में आ जाएंगे, लवणीय और क्षारीय भूमि की श्रेणी में आ जाएंगे। तो यह भी निम्नीकरण में ही आएंगे, निम्नीकरण की देन यह भी है। ये जल अपर्दन 56% हो रहा है। जल अपर्दन का मतलब वही जो मिट्टी को आए जल बहवा करके लेके चला जाए। कारण कई चीजें होती हैं इसमें, देखते हो कहीं कहीं मिट्टी जब हम एक प्रेशर के साथ पानी को डालते हैं एक ही जगह पर, जैसे पौधा हो मान लेते हैं, एक ही जगह पे अगर मान लेते हैं यही पानी गिराने लगे लगातार, तो वहां गड्ढा बन जाता है ना। तो वो जो गड्ढा बनेगा तो गड्ढा फिर पानी उसमें आएगा तो पानी उसको बहवा देगा, यानी मिट्टी को खसका देगा अपनी जगह से, वही अपर्दन की श्रेणी में आ जाएगा। तो वैसा 56% हुआ है। और 16% जो हो गया भूमि जो है, इस कितने में, जो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि है उसमें 16% भूमि कैसी हो गई है, लवणीय हो गई है। लवणीय का मतलब समझ रहे हो ना, नमक बनाने, नमकीय मतलब, उस पर कुछ हो नहीं सकता। आप सोचो गेहूं उगा लें, धान उगा लें, तो उस पर नहीं होगा। का कारण बताइए, तो कौन कौन से कारण बताओगे, भूमि का निम्नीकरण किन किन कारणों से हुआ है, क्या बताओगे। पहला बताओगे क्या, वनोन्मूलन,
वनोन्मूलन, ये क्या होता है? वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों का उन्मूलन कर देना, यानी वनों को समाप्त कर देना। वन को समाप्त करने का मतलब देख रहे हो ना, आजकल तमाम जो 4 लेंथ बन रहे हैं, बहुत सारे पेड़ थे, पेड़ों को क्या कर दिया गया? काट दिया गया। मकान बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, उसके अलावा बिल्डिंग बड़ी बड़ी बनाने के लिए लोगों ने क्या किया? जंगलों को साफ कर दिया। तो वनोन्मूलन वही हो गया। जरूरी भी होता है। अब यहाँ क्या है, यहाँ तो पता चलेगा एक पेड़ अगर कट गया तो दोबारा ये नहीं करेंगे कि जा करके कहीं उसके स्थान पे कहीं और लगा दें। ऐसा होता है? नहीं होता है। अगर 10 पेड़ है वहां घर बनाना तो 10 का 10 गायब हो जाएगा। ये वो नहीं कि चलो कहीं उसे दूसरे जगह लगा देते हैं, ताकि वह पेड़ों का जो बैलेंस है वनों का वो बरकरार रहे। वनोन्मूलन से क्यों हमारी भूमि निम्नीकरण हो रही है? कारण क्या है? क्योंकि हम जानते हैं भूमि के लिए, भूमि अपरदन को रोकने के लिए किसका आवश्यकता होता है? वनों का, पेड़ों का। जैसे देखो पेड़ क्या काम करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये कुछ एक पेड़ है, ये हमारी जड़ें मान लेते हैं। अब जो जड़ें होती हैं वह क्या करती है? ये जो मिट्टी होती है इनको क्या करती है? पकड़े रहती है। तो जब जड़ मिट्टी को पकड़ी रहेगी तो पानी आएगा तो थोड़ा बहुत क्या होगा? मिट्टी इधर से उधर जाएगा, मिट्टी का थोड़ा बहुत अपरदन होगा, न कि पूरा अपरदन होगा। और जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो मिट्टी क्या होगी? बहाव करके चली जाएगी, अपरदन उसका हो जाएगा। तो जब अपरदन हो जाएगा तो वह किसकी श्रेणी में आ गया? निम्नीकरण की श्रेणी में। तो पहला कारण क्या बता दोगे? अगर कोई आएगा क्वेश्चन भूमि निम्नीकरण के कारण लिखिए तो क्या बताओगे? वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब क्या बताओगे? वनों का कटाव, ज्यादा से अंधाधुंध। अति पशुचारण, अभी कहोगे क्या अति पशुचारण? अति मतलब अधिक, अधिक मात्रा में जब पशुओं को चराया जाएगा, एक ऐसी भूमि जिसपे ज्यादा से ज्यादा क्या हो? पशु चरें, ग्रेजिंग करें, उसी को हम कहते हैं अति पशुचारण। अब पशुओं के चरने से कैसे होगा? देखो मान लेते हैं ये हमारी भूमि है, भूमि पर कुछ घासें इस तरह से मान लेते आई है, चलो इतना मान लेते हैं, कोई बकरी चर गई तो ठीक है, माना जाएगा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब बकरी क्या करेगी? ये भी चरेगी। अब बकरी लास्ट में गुस्सा होकर के तीनों को करेगी क्या? झटके में खींचेगी। तो जब झटके में खींचेगी तो जड़ों के साथ मिट्टी भी तो चला जाएगा। तो जब मिट्टी जाएगा तो उस स्थान पे क्या बन जाएगा? गड्ढा बन जाएगा। गड्ढा बनेगा तो जब पानी होगा, जल जब उसमें आएगा तो जल उसको क्या कर देगा? बहा देगा, या और उसको यानी अपरदन वहां भी हो जाएगा। अति पशुचारण से भी हमारा क्या होता है? मिट्टियों का निम्नीकरण होता है, भूमि का निम्नीकरण होता है। अत्यधिक कोई भी चीज हम करेंगे तो वहां कहीं ना कहीं नुकसान होगा। यह नहीं है कि पशुओं को चराना ही बंद कर देंगे, लेकिन उनका भी एक लिमिट रखेंगे। लिमिट रखने से ही हमारा क्या होगा? जो भूमि है वो बरकरार रहेगी अपनी शक्ति को लेकर के, नहीं तो उसका क्या हो जाएगा? निम्नीकरण हो जाएगा। कारण में क्या आ जाएगा? खनन। खनन का मतलब क्या है? जब भी हमको कोई खनिज कहीं से प्राप्त होता है, जानकारी मिलती है, तो जा करके उसको सोना ही मान लेते हैं। सोना मिल जाए कहीं या कोई और खनिज पदार्थ मिल जाए तो उसका ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करते हैं? खनन करते हैं, खोद करके तो निकालते हैं। तो जब खोदेंगे तो भी गड्ढा बनेगा, वहां भी मिट्टी का अपरदन होगा। तो उनके कारण से यह खनन भी बहुत बड़ा एक तरह से भूमि निम्नीकरण का सबसे बड़ा कारण खनन हम तो मानते हैं। आज के समय में सरकारें लगाम नहीं लगा पाती हैं, खनन माफियाओं का बहुत बड़ा डेरा है। जगह जगह से नदियों के किनारे से मिट्टियों को निकाल करके ले जाते हैं। तब जब नदी जब बढ़ेगी तो जल आएगा, तो जल और मिट्टियों को काट देगा, तो भूमि का निम्नीकरण हो ही जाएगा। धीरे धीरे देख ही रहे हैं हम उदाहरण के रूप में कैसे कटता चला जा रहा है। कहीं भी एक स्थान पर अगर हम ज्यादा से ज्यादा उसका क्या करेंगे? खनन करेंगे तो हमारे भूमि के लिए नुकसानदायक ही रहेगा। अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई, यह भी एक कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण का यह भी एक कारण। आप कहोगे अधिक सिंचाई से क्यों? अधिक सिंचाई से क्यों होगा? जब हम ज्यादा से ज्यादा सिंचाई करेंगे
तो मानते हैं कि अगर हम सिंचाई करेंगे तो कहीं ना कहीं पाइप वाइप से करेंगे। जल जैसे भी कई प्रकार के साधन होते हैं सिंचाई के, जैसे पहले के समय में देखेंगे तो क्या नाम था उसका, ढेकुला लोग बोलते थे कि रेहट रेहट था, रेहट ऐसे कुछ नाम था उसका, उससे होता था। तो उठा उठा करके एक जगह ही फेंकते थे, तो मिट्टी भी तो बह करके साथ जाती थी। तो जब मिट्टी बह करके और अधिक से अधिक सिंचाई हम करेंगे तो खेतों में पानी जाएगा प्रेशर के साथ, तो मिट्टियों को भी तो बहाव करेगा। तो जब मिट्टी का बहाव करेगा तो वह भी भूमि निम्नीकरण में आ जाएगा, वो भी अपर्दन में आ जाएगा। तो ये मुख्यतः कारण हम बता देंगे भूमि निम्नीकरण का। भूमि निम्नीकरण क्या है बता दोगे, भूमि की गुणवत्ता में कमी आना ही क्या है, भूमि निम्नीकरण है। और कारण अगर कोई पूछेगा तो बता दोगे वन उन्मूलन, अति पशुचारण और खनन और अधिक सिंचाई। उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन सब जगहों पे देखोगे हम लोग जैसे धान की खेती करते हैं, हमारे यहाँ उतना बारिश नहीं होता है जितना धान के लिए चाहिए। जैसे कंपेयर अगर हम करेंगे पश्चिम बंगाल, असम के हिसाब से, तो उतना बारिश हमारे यहाँ नहीं होता है। हम लोग किस पे निर्भर होते हैं, सिंचाई पर। ज्यादा से ज्यादा हम सिंचाई करते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा सिंचाई के चक्कर में हमारा क्या होगा, भूमि निम्नीकरण भी होगा। तो यह प्रमुख कारण बताओगे, क्या क्या कारण बताओगे भूमि निम्नीकरण का? वन उन्मूलन, दूसरा अति पशुचारण, खनन और उसके अलावा अधिक सिंचाई। ये चार चीजें हम बताएंगे किसके लिए, भूमि निम्नीकरण के लिए। तो भूमि निम्नीकरण हम जान लिए। देखो एक नीति भी हमारी आई थी 1952 में, एक नीति आई थी 1952, राष्ट्रीय वन नीति। अगर कोई पूछेगा राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी, तो राष्ट्रीय वन नीति एक 1952 आई थी। आने का मकसद क्या था, इसको आने का मतलब यह था कि इसके अनुसार बताया गया था कि जो भूमि पर 33% वनों का होना आवश्यक है। कितना? राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार जो भूमि है उस पर 33% वनों का होना आवश्यक है। अगर इतने हमारे पास वन रहेंगे, वनों की परसेंटेज संख्या इतनी रहेगी, तो एक तरह से वो बैलेंस बना रहेगा। समझ में आया ना? पृथ्वी का जो बैलेंस है वो बरकरार रहेगा, किसी प्रकार की आपदाएं नहीं आएंगी, या और भी चीजें जो है, मतलब एक तरह से भूमि निम्नीकरण का वो सब मेंटेन रहेगा। किसके कारण? 33% वनों के कारण। आज के समय में देखिए कोरोना महामारी जब आई थी हमारे देश में, पूरे संपूर्ण देश में आया था, ऑक्सीजन के लिए लोग तरस गए थे। बाटल, जो सिलेंडर का बाटला था, पीठ पे लाद लाद करके लोग दौड़ रहे थे। ऐसे लग रहा था कितनी बड़ी मिल भी नहीं रहा था, लाख पैसा रखने के बाद, जो कि फ्री ऑफ कास्ट है। फ्री ऑफ कास्ट का मतलब क्या है, ऑक्सीजन क्या है, फ्री ऑफ कास्ट है। लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण और सबसे बड़ी मनुष्य जाति के लिए सीख लेने की जरूरत है, किसके लिए, ऑक्सीजन को बरकरार रखने के लिए हमको कम से कम कितनी जरूरत होनी चाहिए, 33% वन होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, भारत जैसे देश में मात्र 24% वनों की संख्या है, 24 से कुछ ऊपर, इतने परसेंट केवल वन है। यानी संपूर्ण जो भूमि है, भूभाग का केवल 33% जो होना चाहिए वह वन होना चाहिए। वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति जो आई थी 1952 के अनुसार, लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का 24% ही वन है। अब वन का मतलब यह भी नहीं कि वन जैसे हमारी भूमि है तो इस कोना पे हम क्या कर दें, वन लगा दें, 33% यहीं कवर कर दें, तो क्या सही रहेगा? नहीं रहेगा। बल्कि क्या होना चाहिए, सारे दिशाओं में, सारे जगहों पे होना चाहिए वन। तब कुल मिला करके ओवरऑल कितना होना चाहिए, 33%। तब हमारा शुद्ध क्या रहेगा, वायुमंडल रहेगा, हवाएं हमारी तब क्या रहेंगी, स्वच्छ रहेंगी। तो जो ऑक्सीजन की हमको कमी आती है वो ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी। तो जो ऑक्सीजन का वो लगता है पाइप से गैस लगाया जाता है ऑक्सीजन वाला, वो जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सीरियस कंडीशन में पड़ेगी, कोई पता चले 90 साल का बुजुर्ग हो जाए तो कहे पेड़ नीचे ले जाए। लेकिन हुआ था, देखो एक उदाहरण था, कोरोना काल में ही जब मिल नहीं रहा था ऑक्सीजन, तो एक महिला थी, उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन आ गया था। ऑक्सीजन लेवल लगभग 90 से 95 रहना चाहिए, 95 से 96, 94, 95, 96 जितना भी रहे बेहतर है, 90 से डाउन नहीं आना चाहिए। और उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत गिर गया था। लेकिन जब मिला नहीं, कहीं एडमिट वो नहीं हुई, तो उसको पीपल के पेड़ के नीचे सब सुला दिए। और रियल में बता रहे हैं कि 1 से 2 घंटे में उसका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो गया। इसका मतलब पेड़ हमको ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में देता है। अब हमको जो फ्री में मिल रहा है उसी के लिए लोग 10-10 हजार, 20-20 हजार, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लोग खर्च कर रहे थे, उस आपदा में नहीं मिल रहा था।
तब जाकर के हमको समझ में आया कि हाँ, वन बहुत होना जरूरी है, पेड़ होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज भी मनुष्य उससे सबक नहीं सीख पाया है। आज भी वो क्या करता है, जहां से पेड़ हटाता है, काटता है, उसको काट ही देता है। विकास करें, जरूरी है, विकास भी होना जरूरी है। पेड़ नहीं कटेगा तो विकास नहीं होगा, लेकिन उसके स्थान पे कहीं ना कहीं उसको जाकर के शिफ्ट करना चाहिए। ये हमारा जो 33% है वो बरकरार होना चाहिए। जैसे हम 2% मान लेते हैं, यहाँ कारखाना बना रहे हैं तो वन को हटा दिए, तो ये 2% किसी खाली स्थान पर जाकर के उसको भरपूर भर देना चाहिए जगह। यही पेड़, अब तो आजकल के शिफ्ट भी हो रहे हैं, पेड़ भी शिफ्ट हो जा रहे हैं, पेड़ मशीनों के द्वारा उठा करके दूसरे जगह पे लगा दिए जा रहे हैं। तो यह भी टेक्नोलॉजी आ गई है, कम से कम इसका इस्तेमाल करके जो वन है उसको बरकरार रखें। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही पढ़ेंगे। कल हम भूमि के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे, या भूमि संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने जाना भूमि निम्नीकरण क्या है, और भूमि के क्या हम बताएंगे, भूमि के निम्नीकरण से बचने के उपायों के बारे में हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।